गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th का दूसरा लेक्चर देखेंगे। जैसा कि पहला लेक्चर हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक सेल्स के बारे में जाना था और उसमें एक लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उस टॉपिक का, उस चैप्टर का दूसरा हम लोग टॉपिक लेंगे, जिसमें हमको सेल थ्योरी मिलेगा। सेल थ्योरी में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि रिवीजन उसका आप लोगों ने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। आपने देखा था कि किस तरह से सेल की सबसे पहले खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये बात आप लोगों को पहले से पता है। कब किया था? 1665 में किया गया था। किसमें किया गया था? किससे किया गया था? तो बार्क ऑफ ट्री, जिसमें एक थिन स्लाइस से यहाँ पर रॉबर्ट हुक साहब ने इसको खोजा था। अच्छा, ये कैसे किया गया था? इनके द्वारा एक सेल्फ मेड था। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले मरतबा इन्होंने सेल्फ मेड अपना माइक्रोस्कोप किया था और अपने ही माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा था। और उसके बाद में जितनी भी डिस्कवरी इन्होंने किया था, देखा कि इनको एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिल रहे हैं। इससे कंपार्टमेंट देखा जा रहा था। अब उस कंपार्टमेंट में इनको जब वो देखने लगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये कंपार्टमेंट हमने कहाँ देखा है। अच्छा देखिए, जब हम लोग अपने दैनिक जीवन में किसी भी टॉपिक को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने उस कंपार्टमेंट को देखा और फील किया कि ये चीज़ हमने तो हमने कहीं देखा, ऑब्जर्व किया है। तो इनको लगा कि ये तो बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह था। और उसी हनीकॉम्ब की इन्होंने, आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो उसलिए इन्होंने इस पूरे कंपार्टमेंट को, दो आपस में जुड़े हुए थे, इसको नाम दे दिया गया हनीकॉम्ब कह दिया गया। ये तो इन्होंने अपनी बात, एक पॉइंट इसमें हो रहा था, हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर इन्होंने अपनी एक बुक भी दी थी, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ये इनके बुक का नाम था। अब यहाँ पे आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने काम क्या किया था? तो इन्होंने बिल्कुल सेम प्रोसेस दिया था, लेकिन क्या काम किया था? इन्होंने लिविंग सेल की बात की थी, बस लिविंग सेल। अच्छा, लिविंग सेल कहाँ से? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर स्पेशली प्रोटोजोआ। जैसे होता क्या कि ये सुबह सुबह घूमने घामने गए होंगे और उसके बाद में थोड़ा सा ये पानी ले आए, पॉन्ड का पानी, और ला करके इन्होंने स्लाइड पे एक ड्रॉप उसमें स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप से चेक किया। तो इन्होंने देखा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और उसी का नाम इन्होंने दे दिया कि ये सेल है। और कैसा सेल है? लिविंग सेल है। तो ये भाई साहब ने डेड सेल की बात की थी और इन्होंने लिविंग सेल की बात की थी। अब यहीं पे रॉबर्ट ब्राउन आ गए। इन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी लोगों ने इतना कुछ खोजा है, किसी ने सेल खोज दिया है, किसी ने लिविंग, तो किसी ने डेड की बात की है, तो हम क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा लाइए हम भी कुछ अपना प्रयास करेंगे। और रॉबर्ट ब्राउन ने तुरंत ही देखा कि जो भाई साहब लोगों ने सेल खोजा था, उन्हीं के बीचों बीच में एक सॉलिड पार्ट बैठा हुआ है, जिसका नाम दे दिया बाद में क्या? न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया है न्यूक्लियस का एक नाम और होता है। इस न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल, ये सब आप पढ़ चुके हैं लाइव वीडियो में। ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा गया? बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी भी सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी न्यूक्लियस का होता है, इसीलिए इसको ब्रेन कहा जाता है। जैसे हम लोगों का सर है, ब्रेन है, तो ब्रेन ही तो सब कंट्रोल करता है कि इसको मारना, वहां से भागना है, ये काम करना है, ऐसे निकल आना है, तमाम प्रक्रियाओं में आप संलग्न होता है हमारा ब्रेन। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस पूरी सेल्स के विषय में ये बात जानता है कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग हैज नो, इसको पता है। और ये फिर इसीलिए सबको मैनेज करता है, इसलिए उसको ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं पुरकिंजे साहब के बारे में। आपको पता है पुरकिंजे ने क्या खोजा था? प्रोटोप्लाज्म की बात की थी। और प्रोटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेल्स के अंदर जो एक लिक्विड फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जीवन की आधारभूत इकाई भी कहा जाता है इसको, ये भी ध्यान दीजिएगा, जीवन की आधारभूत इकाई होती है ये। अब यहाँ पे अगला है स्लाइडन एंड सॉन। ये भी इन लोगों ने अब यहाँ पे स्लाइडन एंड सॉन, इन्होंने 1838 में 1839 में इन्होंने क्या दिया था? अपना एक थ्योरी दिया था, जो कि क्या था? सेल थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में भी देखेंगे इसी सेल थ्योरी के विषय में, थोड़ा बहुत हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, रुडोल्फ वर्च्यू
1855 में भी आ गए। इन्होंने कहा कि इतने पड़ोसियों ने जब खोज दिया तो हम भी कुछ बताएंगे। ये आए और तुरंत कहा कि ऐसा है कि ये सेल है जिसको ओल्ड सेल कहते हैं, जिसको प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं, आप लोगों से ही एक नए सेल का, न्यू सेल का निर्माण हुआ है। तो नए सेल का निर्माण हमेशा पुराने सेल से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, ऐसा बताया रुडोल्फ वर्च्यू साहब ने। और इतना सब तो हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत ही कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी चीज के इन्वेंशन के लिए बहुत ही अभी पीछे थी। लेकिन जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उत्पत्ति हुई, का निर्माण हुआ, तब हम लोगों ने एक से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्च करना, ढूंढना शुरू कर दिया और फिर जाकर के हम लोगों ने अपने अध्ययन को कंप्लीट माना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल के विषय में सारी बातें उन्होंने रख दी, डिटेल दे दिया। अब यहाँ पे आया कि आप लोगों का थ्योरी क्या था, बेस क्या था, कैसे हम समझें कि हाँ ये सेल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल थ्योरी। तो इसके विषय में आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर भी आया है कि एक इसको सबसे पहले सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले कौन थे, तो जर्मन के एक बॉटनिस्ट थे। जर्मन के बॉटनिस्ट का क्या नाम था, तो यम स्लाइडन। ये ऊपर आपने लिखा भी होगा, यम स्लाइडन 1838 में आए और वहीं के रहने वाले जर्मन के एक फिजिशियन थे। जर्मन के जो फिजिशियन थे जिसका नाम था सॉन, ये देखेंगे आप। तो जर्मन के स्लाइडन और वहीं के सॉन, एक कैसे थे, एक हमारे जो थे बताएंगे कि इसमें एक हमारे कैसे थे, बॉटनिस्ट थे, और दूसरे वाले कैसे थे, सॉन साहब फिजिशियन थे। इन दोनों ने अलग अलग सालों में कोई एक पौधे में और एक जंतुओं में यानी प्लांट्स एंड एनिमल में इन लोगों ने देखा 1838 और 1839 में, और सेल के विषय में इन्होंने बताने का कार्य किया। उसके बाद में हुआ क्या कि ये तो बात चल गई कि इन्होंने प्लांट सेल के विषय में, एनिमल सेल के बारे में बताया कि दुनिया की सभी लिविंग थिंग जितने भी होती हैं वो सेल से ही निर्मित होती हैं, सेल से ही बनी होती हैं। लेकिन इसको और अच्छा एक कह सकते हैं कि थ्योरी के रूप में दिया गया रुडोल्फ वर्च्यू साहब। रुडोल्फ वर्च्यू भी आए, अभी जिसने आपने इससे पहले मैंने आपको कनेक्ट में करवा रहा हूँ। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था कि कोई भी नई सेल का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा ओल्ड सेल से होता है, सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर रुडोल्फ वर्च्यू साहब आए, जो कि ये भी जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, आपको पता होना चाहिए, जर्मन पैथोलॉजिस्ट, प्लांट के डॉक्टर। तो ये जर्मन के पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक शब्द ऐड कर दिया, इन्होंने कहा सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ ये हो गया बेटा, सेलुला ई सेलुला का अर्थ यही हो गया कि अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अर्थात नई सेल का निर्माण हमेशा ओल्ड सेल से होता है। ऐसा इन्होंने उन्हीं सेल थ्योरी के अंतर्गत अपनी बात यहाँ पर भी रख दिया। अच्छा, इनकी बातें बहुत ही स्टेबल थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही परफेक्ट थी, इसीलिए इन्होंने अपने बात को कायम रखा है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अपनी बात रख दिया है। अच्छा, ये चीज होने लगी लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जर्मन के जो बॉटनिस्ट थे यम स्लाइडन और जर्मन के फिजिशियन थे सॉन साहब, इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया, इट्स ओके, बट इनको अच्छा सा जामा पहनाने का काम जिन्होंने किया वो हमारे थे रुडोल्फ वर्च्यू ने। इन्होंने अपने कुछ 2-3 पॉइंट दिए थे जो ये बताएगा कि सेल थ्योरी होता क्या है, सेल थ्योरी के क्या मुख्य पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप बता लेंगे कि ऑल द लिविंग सेल्स, या कह सकते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय या इज कंपोज्ड बाय सेल। दुनिया के चाहे जितने भी पौधे हों, चाहे जानवर हों, कोई भी, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो लिविंग हैं, उनके शरीर का निर्माण हमेशा ध्यान दीजिएगा किससे होगा, सेल से ही होगा, ऐसा वर्च्यू साहब ने बताया। दूसरी पॉइंट में उन्होंने बताया कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। अगर हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, तो आप देखेंगे हम लोगों के अंदर न जाने कितने बिलियन सेल्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर का निर्माण ही उन्हीं से हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चरल यानी संरचना देने वाली, एक फंक्शनल कार्य करने वाली ये सब इकाइयां होती हैं, इन्हीं से हमारा जीवन क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे चलता है। तो लिविंग थिंग्स की बात हुई। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वही चीजें, फिर लास्ट वाली बात आगे बढ़ चुकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने दिया था उस समय डिस्कवरी के दौरान, क्या कहा था, सेल अराइजेस फ्रॉम, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वर्च्यू ने अपनी बात यहाँ पर भी रख दिया है। तो ये इनके कुछ पॉइंट थे। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं कि जो इस सेल थ्योरी के अगेंस्ट चले जाते हैं, अपोज करने लगते हैं। कौन कौन है, तो वायरस है। हमने कहा कि भाई वायरस, आपने कहा कि दुनिया की जितनी भी लिविंग
लिविंग थिंग्स हैं सब की सब किससे बनी है, सेल से बनी है। लेकिन जब मामला उठा वायरस का, तो आप बताइए वायरस कहाँ रह गया? वायरस तो नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, यानी इसका कह सकते हैं क्या, ये किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है। ये होता क्या है, हम कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव होता है। जब हमारे शरीर में या किसी के होस्ट में जब वायरस एंट्री करेगा, देन इट कैन रेप्लिकेट, इंक्रीज देयर नंबर, तब जाकर ये अपनी संख्या को बढ़ा सकता है और वहां पर ये सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स के क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? व्हेन इट एंटर्ड इन आवर बॉडी या व्हेन इट एंटर्ड इन एनी होस्ट सेल। जैसे ही ये हमारे होस्ट सेल से बाहर जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी मर जाएगा, डेड हो जाएगा, यानी वो किसी कार्य लायक नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम इसके नाम इसके लिए और जाना जाता है कि वायरस को हम बोलते हैं वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द वायरस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज द वायरस entered in the host cell, it become active, and when it outside from the body, it look या it act like non या it act like non living। तो ये नॉन लिविंग की तरह काम करने लगता है। इसीलिए शरीर में है, एक्टिव है, डिजीज कॉज करेगा, शरीर से बाहर गया, इनएक्टिव हो गया, डेड हो गया, मर गया, फिर उसका कोई कार्य नहीं होता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, जो दो लोगों को कनेक्ट करता हो, इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ये वायरस यहाँ पे क्या करता है, उस पॉइंट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा इसमें एक्सेप्शन आ जाता है बैक्टीरिया का और बीजीए का। ये भी क्या होते हैं, ये भी नॉन सेलुलर में होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होते हैं लोगों में। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा डिस्कस इसको लेकर करना नहीं है, बस इतना जानना है कि एक्सेप्शन में आता है तो आप वायरस बताएंगे, बैक्टीरिया बताएंगे, और बैक्टीरिया में बता देंगे बीजीए। एक सप्ताह का बीजीए क्या है, तो इसका नाम होता है, मैं लिख देता हूँ बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। अच्छा, ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फूड अपना बना नहीं सकते। लेकिन बीजीए क्या है, ये हमारा फोटोसिंथेटिक, इसके अंदर पिगमेंट होता है, इसीलिए ये सब लगा एल्गी। और एल्गी में भी जान लीजिए क्लोरोप्लास्ट होता है, अपना फूड सिंथेसिस कर सकता है। इन दोनों की क्वालिटी क्या होती है, ये इनके अंदर नॉन ट्रू सेल होते हैं। सेल होगा लेकिन ट्रू नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता है वो सब क्या होता है, वो सब एब्सेंट होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हैं तो ऐसे ही लिविंग है, नॉन लिविंग के बीच में जो भी हैं, बट इनके पास सेल नहीं होता, ये नॉन सेलुलर होते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे आगे, तो इसमें आप कुछ सेल को मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे आपने इस सेल का नाम देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर, मैं एक सेल और यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हम देख लेंगे इसको, क्लेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। और एक आपने देखा होगा यहाँ पर, उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम होता है, तो इसको हम लोग पैरामीशियम बोलते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये हमारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात एक सेल से मिलकर इनके शरीर का निर्माण होता है, जिसमें अमीबा होता है। अमीबा का कोई शेप, कोई आकार, कोई कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, जिंजाइन मोशन में पड़ा रहता है। दूसरा हमने देखा क्लेमाइडोमोनास का, और तीसरा देखा पैरामीशियम का। पैरामीशियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोई बता सकता है क्या कहते हैं, तो दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सीलिया। इसको लोग सीलिया के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीलिया का काम होता है कि इसको क्या करता है, चलने में, यानी लोकोमोटिव आर्गन के रूप में क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि इतनी बातें आप लोगों ने सीखी है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसी चैप्टर के एक अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और रिवाइज करिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, और इस प्रकार से आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। आपके सभी चैप्टर बायो के 9th के एक टॉपिक इसमें ऐसे इसमें कनेक्ट रहेंगे। आप कभी भी चाहिए तो इसको बढ़िया से पढ़िए, और कोई दिक्कत आती तो आप पूछिए इसके लिए। तो इतना लोग पढ़िए, तब तक ये धन्यवाद।